जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पे, जो आपका अपना चैनल है जिस पे हम लोग बराबर वीडियोस अपलोड करते हैं आपकी जीएस की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, जीएस की तैयारी के लिए हम लोग जो है हर विषय में जो है प्लेलिस्ट बना रहे हैं और उसमें जो है बराबर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ जाएँ और चेक करें दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी। मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों बायोलॉजी, और आज की बायोलॉजी की क्लास में हम लोग पिछली क्लास से ही आप देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं दोस्तों। जो भी पोषण और विटामिन से रिलेटेड टॉपिक होता है, जिसमें खनिज लवण जो भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने फैट देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, विटामिन देखा, पूरे कंप्लीट विटामिन हम लोगों ने देखे कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन वसा में घुलनशील हैं, और उनकी वजह से जो है क्या क्या शरीर में कार्य होते हैं, और अगर उनकी पोषण में कमी हो जाए, अगर भोजन में उनकी कमी हो जाए तो किस तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, हमने कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, अब हम जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में। हम प्रोटीन पढ़ेंगे और मिनरल्स पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आगे चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों पोषक पदार्थों में, वो प्रोटीन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा दोस्तों, जैसा कि आपने वसा में देखा कि जो है इनका जो संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, वो कैसा होता है। कार्बोहाइड्रेट में या वसा में हमने देखा किसमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, प्लस क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। अब देखिए, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में और वसा में। इसमें एक चीज और पाई जाती है, नाइट्रोजन। तो ये क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, प्रोटीन बन जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, हमने इस आपको जीवाणु के टॉपिक में ये चीजें पढ़ाई थी कि वहां पर हमने देखा था कि कुछ पौधे होते हैं, उनकी फल जड़ों में क्या होता है, कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। उन सहजीवी जीवाणुओं का काम क्या है, पौधों को नाइट्रोजन के उन यौगिकों में जो है परिवर्तित करना जिनको पौधे ग्रहण कर सकते हैं। तो वहां हमने देखा था जो भी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, जैसे दाल वाले पौधे, मटर, चना, ये सारी चीजें वो नाइट्रोजन के यौगिक रूप में इसको ग्रहण करते हैं, जैसे नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ, ताकि वो क्या बना सके, प्रोटीन युक्त पदार्थ बना सके। दाल में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, आपको पता है, सोयाबीन है, अरहर है, या चना है, मटर है। तो हमने देखा कि प्रोटीन को बनाने के लिए क्या जरूरत उनको पड़ती थी, नाइट्रोजन की। इसका मतलब प्रोटीन का एक आवश्यक भाग क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर हुआ। तो चलिए उस चीज को वहां से हमने समझ लिया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ये संगठन है, ठीक है। 16% नाइट्रोजन होती है इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो इसका कंपोजिशन हो गया। अब देखिए, दरअसल प्रोटीन की रचना दोस्तों 20 अमीनो अम्ल से होती है। अमीनो एसिड होता है, 20 अमीनो अम्लों के सहयोग से जो है, संयोग से होती है प्रोटीन की रचना। 20 अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोटीन में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या है, उनको हम क्रम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी जीवित कोशिका होती है, कोई भी जीवित कोशिका या जीवित शरीर होता है, अमृत शरीर होता है, जल और प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है उसमें, चाहे वो मृत हो चाहे जीवित हो, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि सजीव कोशिका का, सजीव कोशिका, अगर कोई कोशिका सजीव है तो सजीव कोशिका का 14% भाग जो होता है दोस्तों, क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। और मृत कोशिका का, मृत कोशिका, अगर वो कोशिका मृत हो गई तब उसका लगभग 50% भाग क्या होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है। बात समझ में आई। मतलब जल और प्रोटीन दो ही चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा होती है किसी भी सजीव में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम डिस्कस करेंगे।
आइए देखा जाए दोस्तों वो कौन सी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डीएनए के, अब आप डीएनए जानते हैं दोस्तों, डीएनए का जो खंड होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। डीएनए किसका बना होता है, प्रोटीन का। डीएनए के जो प्रत्येक अणु होते हैं, डीएनए के में प्रत्येक अणु के हजारों खंड होते हैं, डीएनए के प्रत्येक अणु के हजारों खंड होते हैं। ये हजारों खंड क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, जो आनुवंशिक गुणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब प्रोटीन इतने किस्म के पाए क्यों जाते हैं, क्यों इतने किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीन में प्रोटीन की अलग संरचना होती है, प्रोटीन की अलग रूपरेखा होती है। मतलब आप समझिए कि हजारों खंड होंगे जो है डीएनए के, ये जीन के, मतलब हर डीएनए में क्या होता है दोस्तों, हजारों खंड पाए जाते हैं जीन्स के। अब जीन्स में क्या होता है, जीन्स में प्रोटीन की सब अलग अलग संरचना होती है, इसीलिए किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये तो हो गया प्रोटीन की विविधता का कारण, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। ये तो आपने देखा विभिन्नता का कारण कि इतनी विविधता क्यों है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, प्रोटीन के जो सरल अणु, जब प्रोटीन के जो सरल अणु होते हैं दोस्तों, प्रोटीन के सरल अणु जो है कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं दोस्तों, प्रोटीन के सरल अणु ये बनते हैं अमीनो एसिड के संश्लेषण से, अमीनो एसिड के संश्लेषण से, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रकृति में जो है लगभग 500 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ही दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो लगभग 500 प्रकार के प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन शरीर में केवल 10 ही बनते हैं। शरीर में केवल 10 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, केवल 10 प्रकार, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। केवल 10 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए बाकी 10 को क्या करेंगे, बाहर से लेंगे, बाहर से लेना पड़ता है। मतलब 20 आवश्यक अमीनो एसिड है दोस्तों, 10 शरीर में बनते हैं, 10 क्या होते हैं, शरीर में बनते हैं, और 10 को जो है बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। स्तनियों में ये जो है 10 जो बनते हैं शरीर में, ये मैमल्स में बनते हैं या स्तनधारियों में बनते हैं। जो स्तनधारी प्राणी हैं, स्तनधारी प्राणियों में 10 जो है अमीनो एसिड बनते हैं और 10 बाहर से लेना पड़ता है। चलिए ये तो बात हो गई जो है कि कितने आवश्यक हैं, जिसमें से कुछ जो है बाहर से लेने हैं और कुछ जो है शरीर में संश्लेषित होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रोटीन का काम क्या है, क्या है प्रोटीन का काम, बहुत सारे जो है एंजाइम्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंजाइम्स के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, बहुत जैविक प्रक्रियाओं के लिए। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, इस तरह बहुत सारे महत्वपूर्ण जो भी हार्मोन्स है, इंसुलिन हुआ, थायरॉक्सिन हुआ, ये किसके बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंजाइम्स या हार्मोन्स से क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज, आपने देखा होगा जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये क्या क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं दोस्तों। एंटीबॉडीज या एंटीजन्स, जो आपने रक्त में पढ़ा होगा, एंटीजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। फैक्टर, ठीक है, जो भी एंटीजन है, फैक्टर है, एंटीबॉडीज हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन है, या विभिन्न एंजाइम्स हैं, ठीक है, एमाइलेज, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स हैं, पेप्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो चीजें हैं ये सारी किसकी बनी होती है, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है शरीर के अवयवों का, ठीक है। आइए देखते हैं इसके अलावा प्रोटीन का क्या काम है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि इसके अलावा प्रोटीन का क्या काम है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों 11 प्रकार के प्रोटीन, 11 प्रकार के, ठीक है, 11 प्रकार के जो अमीनो एसिड, चूंकि अमीनो एसिड से ही संश्लेषण होता है, तो 11 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड, इनको क्या होता है, ये भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं, शरीर में भी बन सकते हैं। देखिए कहीं कहीं जो है 10 देता है कि 10 होते हैं और कहीं कहीं 11 देता है, तो अगर आप चाहें तो 11 जो है इसको सही मान सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 10 भी रहता है, लेकिन 11 तरह के अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, शरीर में तो बनता ही है लेकिन इसे भोजन से भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन 9 प्रकार के जो है दोस्तों ये क्या होते हैं, ये केवल भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया दोस्तों, 20 अमीनो एसिड बताया है। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल या एसिड बताया है जो क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब देखिए 20 में क्या है, 11 जो अमीनो एसिड है, 11 अमीनो अम्ल जो होते हैं ये शरीर में भी बनते हैं, शरीर में भी बनते हैं और इन्हें बाहर से भी लिया जा सकता है, इन्हें बाहर से भी लिया जा सकता है, मतलब अगर आप बाहर से नहीं ले रहे हैं तो शरीर में भी इनका संश्लेषण हो सकता है। तो ये 11 जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट 9 है। ये जो 9 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं दोस्तों, इन्हें आप केवल भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं, केवल भोजन से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, तो ये अनिवार्य अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्लियर हुआ, बातें समझ में आई दोस्तों। 20 में 11 जो है अनिवार्य है और ये क्या है, अनिवार्य है, इसेंशियल है, मतलब इन्हें भोजन से ग्रहण करेंगे तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए ये तो हो गया इनका विभाजन। अब देखिए दोस्तों क्या होता है इनका मूल काम, ये तो इनकी प्रकृति, इनका विभाजन हमने देखा, कितने प्रकार के अनिवार्य हैं और कितने ऐसे हैं जिनका शरीर में ही संश्लेषण हो सकता है। अब जो है हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में दोस्तों, क्या देखेंगे, इनकी प्रकृति क्या है। प्रोटीन की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है, अल्केलाइन। ठीक है, प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, जो प्रोटीन होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाते हैं, अम्ल और क्षार का क्या करते हैं, संतुलन बनाते हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्लीय होते हैं, या शरीर में जो है अम्लीय माध्यम में जो भी चीजें होती हैं उनसे मिलके ये क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाते हैं। ये इनका एक महत्वपूर्ण काम है, इनका प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण काम है अम्ल और क्षार के बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, और वृद्धि, मरम्मत, टूट फूट को निपटाना। देखिए दोस्तों जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल्स में जो है डेवलपमेंट होता है, मसल्स में क्रैम्प भी होती है, तो जो कोशिकाएं होती हैं उसमें टूट फूट चलती रहती है, पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं से रिप्लेस होती हैं और ये निर्माण बराबर चलता रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, व्यायामशाला में जाते हैं, तो आपको प्रोटीनस जो है न्यूट्रिएंट्स लेने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स पे प्रेशर होता है या फिर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो प्रोटीन लेने से आपकी मसल्स जो है उनकी ग्रोथ बढ़ती है, जो मसल्स हैं या आपकी जो सेल्स हैं वो डेवलप करती हैं, टिश्यूज जो है वो डेवलप करते हैं और जहाँ भी टूट फूट होती है उनको रिपेयर करते हैं। तो कहने का मतलब प्रोटीन का ये महत्वपूर्ण काम है, वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत, टूट फूट को जो है रिपेयर करना और ग्रोथ को आगे बढ़ाना। चलिए, अम्ल क्षार का बैलेंस बनाना भी इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। और बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा जैसे कि जो है बाल, आपका बाल किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है,
बालों के विकास के लिए भी प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है। और प्रोटीन किस लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, उसका तो बहुत महत्वपूर्ण काम ही है। जब एंजाइम्स प्रोटीन के हैं, जब क्या नाम है आपके जो है एंजाइम्स के अलावा आपने देखा हार्मोन्स का भाग प्रोटीन ही है। डीएनए आरएनए में आपने देखा कि वो एक प्रोटीन का ही जो है बना होता है। तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है बात क्या हो सकती है, हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है, 14% सजीव के शरीर का 14% भाग जो है प्रोटीन ही होता है और मृत होने पे 50% लगभग भाग प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखिए कुछ पाए जाने वाले प्रोटीन की हम चर्चा करेंगे। जैसे आप इसके जो है स्रोत आपको पता है, कुछ स्रोत डिस्कस कर लेते हैं। जो भी दालें होती हैं दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया आपसे, जो भी लेग्यूमिनेसी कुल की दालें होती हैं, दालों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। दाल जो पल्स होती है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। एक बात तो दालों में दोस्तों, दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, प्रोलैमिन्स। प्रोलैमिन्स प्रोलैमिन्स प्रोटीन दालों में पाया जाता है। गेहूं में, अनाज में भी प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, गेहूं और चावल में। ठीक है, गेहूं और चावल में ग्लूटाइलिन, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, ग्लूटाइलिन। ग्लूटाइलिन ग्लूटाइलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है दोस्तों। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अलग अलग जो है स्रोतों में अलग अलग किस्म का प्रोटीन पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपको सब जानना। तो ग्लूटाइलिन जो प्रोटीन होता है ये गेहूं चावल में पाया जाता है, और प्रोलैमिन्स जो होता है वो किस में पाया जाता है, दालों में या पल्स में। ठीक है, ऐसे बहुत से, जैसे ग्लोब्यूलिन है, अंडा भी बहुत बड़ा स्रोत है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों अंडे में। किस में पाया जाता है, अंडे में, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। केसीन, दूध बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन का, इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको बता दे रहा हूँ। केसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इनको 2-4 प्रोटीन्स को आप देख लीजिए दोस्तों। प्रोलैमिन्स प्रोटीन इंपॉर्टेंट है जो पाया जाता है दाल में। ग्लूटाइलिन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं और चावल अनाज में, और ग्लोब्यूलिन पाया जाता है अंडे में। केसीन से परिचित होंगे आप, ये दूध में पाया जाता है। और एक प्रोटीन और आपने फाइब्रोनेजन आपने सुना होगा दोस्तों, रक्त के थक्के जमने के लिए 2 प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, फाइब्रिनोजन नोजन, और एक प्रोटीन और होता है दोस्तों, वो उसका क्या नाम है, थ्रोम्बिन। ये 2 प्रोटीन जो होता है दोस्तों क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, थक्का जमने में मदद करता है। मतलब अगर आपका खून जो है बह रहा है, कहीं जो है शरीर में कट हो गया और खून बह रहा है, तो ये जो प्रोटीन होता है ये इसको जो है रक्त को स्कंदित करने में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, मतलब जमाने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन थे दोस्तों। प्रोटीन में लगभग सारी चीजें आपने देख ली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब प्रोटीन में आपको क्या जानना है। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत क्या है दोस्तों। ठीक है, कोशिकाओं की मरम्मत वगैरह आपने देख ही लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये क्या करता है, हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने बताया कि हार्मोन्स का एक भाग है ये प्रोटीन। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों और क्या काम करता है ये। एंटीबॉडीज बनाता है तो सुरक्षा करता है, हार्मोन का संश्लेषण करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन और जो है हमको समझना है, हीमोग्लोबिन। इसमें दोस्तों जो ग्लोबिन होता है ना वो प्रोटीन होता है, इसमें जो हीम होता है वो लौह होता है, ये लौह होता है, और ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके कोशिकाओं में शोषण के लिए लेके जाता है, ऊर्जा निर्माण के लिए मूलतः, तो वहाँ पर ऊर्जा निर्माण होता है। उसी तरह जो है CO2 को अपने साथ अटैच करके वो बाहर निकालने में मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन भी किसका बना होता है दोस्तों, प्रोटीन का बना होता है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके काम है दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए इसके स्रोत हम देख लेते हैं। सबसे प्रमुख स्रोत क्या क्या है दोस्तों? प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है? दूध है, अंडा है, आपने देखा, ठीक है, पनीर है, दूध डेयरी प्रोडक्ट की जो चीजें हैं, मान लीजिए पनीर है, मांस है, दालें हैं, जो भी दाल होती है वो सब दाल है, सोयाबीन है, अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है दोस्तों उसमें भी पाया जाता है, ठीक है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक इसमें पाया जाता है, मैंने बताया था आपको, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। सोयाबीन में दोस्तों कितना पाया जाता है? 43% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में 43% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूध में क्या होता है? दूध में 87% जल होता है, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, दूध प्रोटीन के लिए पीते हैं लोग। इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम भी पाया जाता है। 87% केवल क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये जानना महत्वपूर्ण है। एक तो वृद्धि रुक जाएगी, आपको पता है कि अगर प्रोटीन कम मात्रा में लेंगे तो वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी। क्वाशरकोर एक बीमारी है दोस्तों, क्वाशर ये किसमें होता है? बच्चों में होगा, ठीक है, बच्चों में होगा क्वाशरकोर, प्रोटीन की कमी से। इसमें क्या होता है? वृद्धि, मूलतः क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, बच्चों की वृद्धि क्या होती है दोस्तों? रुक जाती है क्वाशरकोर में, ठीक है। मेरेस्मस भी होता है, ठीक है, क्या होता है? मेरेस्मस, इसमें भी बच्चों की आंखें धंस जाती हैं, हड्डियों का ढांचा रह जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हमने देखा है। तो दोस्तों प्रोटीन को पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन को पढ़ने के बाद दोस्तों हम मिनरल्स देखेंगे। प्रोटीन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस हो गई हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखें खनिज तत्व को। खनिज तत्व ये क्या है? मिनरल एलिमेंट्स, देखिए दोस्तों खनिज तत्व क्या है? देखिए मूल चीजें तो हो गई हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, ये मूलतः पोषक तत्व है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे खनिज तत्व को देखेंगे, जल को देखेंगे, रुक्षांश को देखेंगे या फाइबर्स को। देखिए दोस्तों खनिज तत्व क्या है? खनिज तत्व सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक, देखिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है लेकिन आवश्यक होता है। बहुत सारी अलग अलग जैविक प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए खनिज तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो हम एक एक करके जल्दी से देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं और उनका शरीर में क्या काम है और किसमें वो पाए जाते हैं। सबसे पहला जो खनिज तत्व हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखिए इनकी दो श्रेणियां हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। खनिज तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं अधिभार तत्व, जिनको हम कह सकते हैं बल्क, मतलब ये अधिक मात्रा में, और माइक्रो, बल्क और माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब एक ऐसे खनिज तत्व है तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, प्रतिदिन इनकी एक कुछ ज्यादा मात्रा लेनी आवश्यक होती है, और एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व या माइक्रो, आप ट्रेस एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में लेने वाले, ठीक है। तो चलिए एक दो कैटेगरी है इनकी बस, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि कौन ज्यादा आवश्यक है, उनको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं। कैल्शियम आपने सुना होगा, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। Ca, कैल्शियम के लिए हमको क्या जानना है? विटामिन डी के साथ, एक तो विटामिन डी आवश्यक होता है, तो विटामिन
डी के साथ ये क्या करता है, हड्डियों और दांतों के लिए बस आप याद रखिए कि विटामिन डी के साथ ये मिलके क्या करता है, हड्डियों दांतों का निर्माण भी करता है और उनकी सुरक्षा भी करता है। क्लियर हुआ? हड्डी और दांत से रिलेट कर लीजिएगा कैल्शियम को, ठीक है। एक बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बात यह है। दूसरी बात, रक्त के जमने में भी दोस्तों ये मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, रुधिर स्कंदन में, मतलब रक्त की क्लॉटिंग में भी ये मदद करता है, में महत्वपूर्ण, ठीक है। मतलब रक्त के जमने में भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें सहयोग करता है, ठीक है। तंत्रिकाओं के अच्छे से काम करने के लिए, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए, मसल सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए आवश्यक होता है। तो तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो भी हम खनिज तत्वों का उपयोग पढ़ रहे हैं, शरीर में खनिज तत्वों को जो है कोई पोषण में सीधे योगदान नहीं, उनसे कोई ऊर्जा मिलती है या वृद्धि होती है, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए इनका होना आवश्यक है। जैसे आपने देखा रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया उसमें ये आवश्यक है, तंत्रिकाओं पेशियों के ठीक से फंक्शन करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। पाए किसमें जाते हैं ये कैल्शियम? पाया किसमें जाता है? दूध में पाया जाएगा, दूध में, पनीर में, अंडे में, हरी सब्जियों में, ठीक है, हरी सब्जियों में ये महत्वपूर्ण स्रोत है। लगभग इनमें हर चीज पाई जाती है। साबुत अन्न हो गया, साबुत अन्न हो गया दोस्तों। और क्या हुआ? चना हो गया, मोटा अनाज आपने सुना होगा, रागी हो गया, मछली हो गया, ये सारे इसके प्राथमिक स्रोत हैं, इसमें ये पाया जाता है। दूध में, पनीर में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, आप कैल्शियम पाया जाता है। प्रोटीन तो जो है प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, प्रोटीन हो चुका है। दूध, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, साबुत अनाज या रागी, मछली, इन सब में क्या होता है? कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। कैल्शियम हमने देखा विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। मेन चीज है ये, इसको जरूर याद रखिए, हड्डियों दांतों के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। रुधिर स्कंदन में, मतलब ब्लड को जो है क्लॉट करने में या जमाने में, जब बहता है खून तो रक्त को जमना आवश्यक होता है, विटामिन के भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो रुधिर के स्कंदन में ये महत्वपूर्ण होता है, कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करे, मसल सिस्टम अच्छे से काम करे, तो हमें कैल्शियम की एक उचित मात्रा लेनी पड़ेगी। वो उचित मात्रा क्या है दोस्तों? 1.2 ग्राम है, 1.2 ग्राम है। क्या है? 1.2 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा जो है कैल्शियम कंप्लीट हुआ, ठीक है। कैल्शियम तत्व हमने देखा दोस्तों। आइए अगला तत्व देखते हैं, कौन सा खनिज तत्व है जो महत्वपूर्ण है। आइए देखा जाए दोस्तों। दूसरा तत्व है हमारा पोटेशियम, जिसको हम किससे निरूपित करते हैं? के से। अब पोटेशियम किस लिए आवश्यक होता है दोस्तों? ये क्या होता है? सामान्य कोशिका द्रव्य में ये क्या होता है? धनायन के रूप में पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य किसी भी सेल का कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, उसमें ये क्या होता है? धन आयन के रूप में पाया जाता है। क्या? पोटेशियम या के, ठीक है। दूसरी चीज क्या? ये दोस्तों लगभग सारे पदार्थों में, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित। ये लगभग सभी खाद्य पदार्थों में कमोबेश जो है मात्रा में उपलब्ध रहता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, कोशिका में अनेक अभिक्रिया, इसका काम क्या है दोस्तों?
एक तो ये धनायन के रूप में पाया जाता है, ये तो आपने देखा सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसका मुख्य मुख्य कार्य क्या है हम देखते हैं, पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पहला काम क्या है कि कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं को संपन्न करता है। कोशिका में आप देखते हैं कि कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक स्तर पे एक प्राथमिक इकाई है, तो वहां पर जो कोशिका में अनेकों प्रक्रियाएं होती हैं, अनेक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, अनेक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक। पहला काम तो इसका यही हो गया। दूसरा काम क्या होगा, पेशीय संकुचन। मतलब अगर आपको जो है अपनी मांसपेशियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, संकुचित करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये आवश्यक होता है। मतलब मसल्स अच्छे से संकुचित हो पाए, जो है मसल्स अच्छे से फंक्शन कर पाए, जैसा कि आपने कैल्शियम में भी देखा, तो पोटेशियम भी मसल्स के अच्छे से फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तीसरा, तंत्रिका आवेग का संचरण, तंत्रिका आवेग का संचरण। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, तंत्रिका आवेग का मतलब हुआ कि जब हमारे शरीर में क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, या कोई भी तंत्रिका आवेग जिसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो जो ये आवेग होता है, जो नर्वस सिस्टम के जो मैसेजेस होते हैं, वो जो है संचरित होते हैं किस जो है खनिज पदार्थ की वजह से, पोटेशियम ही इस काम को करता है। ठीक है। पोटेशियम मैसेजेस को फॉरवर्ड करने में या मैसेज के जो है ट्रांसफर करने में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से वहाँ जो है आवेग संचरित तभी होगा जब आपके भोजन में अच्छी मात्रा में ये पोटेशियम पाया जाएगा। मतलब छोटे छोटे कामों के लिए इनकी कितनी उपयोगिता है ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। और क्या करता है दोस्तों, विद्युत अपघटन संतुलन को बनाए रखता है। चूंकि आपने देखा कि धनायन है, तो ये क्या करता है, विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना। ठीक है। विद्युत अपघट्य संतुलन को भी ये बनाए रखता है। तो ये जो है पोटेशियम का प्रमुख कार्य हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो तत्व है वो देख लेते हैं, वो कौन सा खनिज तत्व है। आइए देखते हैं दोस्तों हम अगले खनिज तत्व के बारे में, जो कि हमारा क्या है, फास्फोरस है। ये भी एक सूक्ष्म मात्रा में ही सही, लेकिन यह आवश्यक होता है शरीर के लिए। क्या है, फास्फोरस, जिसको हम पी से दिखाते हैं। फास्फोरस को हम किससे दिखाएंगे, पी से दिखाएंगे। ये क्या करता है, ये भी दोस्तों कैल्शियम से संबद्ध होके, अब देखिए आपने देखा कि विटामिन डी और कैल्शियम मिलके क्या करते हैं, हड्डियों दांतों की सुरक्षा करते हैं या उनका निर्माण करते हैं। तो ये कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हड्डी के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत जिम्मेदार है। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये संयुक्त होकर क्या करते हैं, हड्डियों और दांतों को क्या करते हैं, दृढ़ता, मतलब स्टेबिलिटी देते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। मतलब हड्डी और दांतों की दृढ़ता के लिए कैल्शियम भी उतने ही आवश्यक है जितने फास्फोरस आवश्यक है, और विटामिन डी तो आवश्यक है ही। ठीक है। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है, पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम। अब देखिए, ये तरल पदार्थों के, दूसरा क्या है, तरल पदार्थों का क्या करते हैं, इनका संरचनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। पदार्थों का संरचनात्मक संतुलन, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो तरल पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, एक उचित मात्रा में उनका संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, संतुलन बनाए रखते हैं, इसके लिए आवश्यक होते हैं। तीसरी चीज क्या, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी मदद करते हैं। फास्फोरस वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आवश्यक। क्लियर हुआ दोस्तों, वसा और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए भी
इस तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है फास्फोरस का, ठीक है। और फास्फोरस का क्या इस्तेमाल है, हड्डियों के विकास के लिए तो आवश्यक है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। अम्ल क्षार का ये संतुलन, चौथा है अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। और इसका एक महत्वपूर्ण काम दोस्तों और क्या है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु के रूप में जो है ऊर्जा संचित रहती है। तो एटीपी डीएनए आरएनए का क्या होता है, ये महत्वपूर्ण घटक होता है। क्लियर हुआ, आरएनए और डीएनए और एटीपी अणुओं का एक महत्वपूर्ण घटक होता है फास्फोरस। क्लियर हुआ। अब पाया किस में जाता है दोस्तों, फास्फोरस किस में पाया जाएगा, दूध में, पनीर में, मांस में, किसमें, दूध में, पनीर में, मांस जिसमें कलेजी, मांस जिसमें आप कलेजी कह सकते हैं, गुर्दा कह सकते हैं, इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है कलेजी और गुर्दे में, ठीक है। हरी सब्जियां और किस में पाया जाता है, बाजरा, मोटे अनाजों में पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है, रागी में पाया जाता है, जई में पाया जाता है, ठीक है, आटा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये मोटे अनाजों में बहुतायत पाया जाता है। इसकी भी लगभग 1.2 ग्राम मात्रा, 1.2 ग्राम जो है दैनिक आवश्यकता है इसकी, ठीक है। मतलब 1.2 ग्राम जो है प्रतिदिन लेना आवश्यक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फास्फोरस हमने देख लिया। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं सोडियम। सोडियम भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सोडियम जिसको हम नमक कहते हैं, सोडियम भी हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। सोडियम जिसको हम सोडियम मतलब ये क्या है, साधारण नमक है। क्या है, साधारण नमक। अब दोस्तों देखते हैं इसका काम क्या है। सोडियम क्या करता है दोस्तों, ये धनायन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, धनायन। कोशिका द्रव्य में क्या रहता है, ये धनायन के रूप में रहता है, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव आवेश के रूप में रहता है, धन आयन के रूप में रहता है। एक बात। दूसरी बात, इसका मुख्य काम क्या है, जैसे आपने देखा पेशियों का संकुचन, पेशियां संकुचित इसी तत्व की वजह से होती है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो पेशियां ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो पेशियों का जो संकुचन होता है दोस्तों, ये संकुचन पॉसिबल होता है किसकी वजह से, सोडियम की वजह से, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में वही हुआ जो आवेग का संचरण, तंत्रिका तंत्र में आवेग का संचरण इसकी वजह से होता है। तंत्रिका तंत्र के आवेगों का संचरण, ठीक है, ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। और धनात्मक विद्युत अपघटय का क्या करता है, ये धनात्मक कह सकते हैं, चूंकि ये धनायन के रूप में विद्यमान रहता है, तो धनात्मक विद्युत अपघट्य क्या क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। कौन, सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जल का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। जल का संतुलन शरीर में बनाए रखता है। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, रक्तदाब को ये नियंत्रित रखता है। रक्तदाब को नियंत्रित रखता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखते हैं कि नमक की अधिक या कम मात्रा का रक्तदाब पे कैसा असर होता है। अगर नमक आप बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं तो रक्तदाब क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका बहुत कम हो जाएगा। या बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तब भी नुकसानदायक है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। आपने इसको देखा। अम्ल क्षार का ये संतुलन भी बनाए रखता है। अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, संतुलन बनाए
रखता है। ठीक है, अम्ल क्षार का संतुलन तो मिलता किसमें है दोस्तों? बहुत आसान है, साधारण नमक में पाया जाता है। साधारण नमक में Na पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। ठीक है, और मछली, अंडे, ठीक है, मांस, दूध, सोडियम दूध में भी पाया जाता है, तो मछली, मांस, अंडे, नमक, इन सब चीजों में ये पाया जाता है। ठीक है, लगभग इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी आवश्यक होती है शरीर के लिए? लगभग 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है, कि मतलब अपने भोजन में आप अगर आप चाहते हैं कि सोडियम की कमी ना हो तो लगभग 2.5 ग्राम मात्रा जरूर लीजिए। देखिए, ये बहुत सारे खाद्य पदार्थों में वैसे ही मिल जाता है, लेकिन एक मानक है कि 2.5 ग्राम भोजन में इसकी आपकी पूर्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों ये खनिज तत्व हो गया, और अगले टॉपिक में दोस्तों अगले जो है क्लास में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। जो भी चीज़ें बची हैं, जैसे जल बचा है, फाइबर्स बचा है, और जो है कुछ खनिज तत्व बचे हैं। तो आज जो है हमने प्रोटीन पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्वों को देखा, जो सूक्ष्म मात्रा में ही सही लेकिन शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इनको आप नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इनसे सवाल भी पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और उसी के साथ ये टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।